Hello dear students, welcome to you at NEET गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर 3, ठीक है। बायोलॉजी क्लास 11th, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। हम इन्हें दोनों मोड पे देखेंगे, ये दोनों के लिए यूजफुल हैं। जो 2026 यानी 3rd मई को आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल है, प्लस उनके लिए भी यूजफुल है जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेटरी लेवल पर है, नेक्स्ट ईयर के लिए चांसेस ले रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है। क्या कहता है? In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of column, pattern of digestive, circulatory, reproductive systems. These are basic of animal classification. तो पहला यहां से टर्म है कि एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। वे बेसिस हैं, पहला अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल किस तरह से अरेंज है। बॉडी सिमेट्री, किस लेवल का सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है या कौन सा सिमेट्री है। नेचर ऑफ कोलम, उनमें कोलम है कि नहीं है, अकोलमेट है, बाइकोलमेट है, किस तरह का है, आगे समझेंगे कोलम क्या है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, डाइजेशन कैसा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसा है। डाइजेस्टिव में सिंगल है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो ये सारे के सारे फीचर्स एनिमल क्लासिफिकेशंस के बेसिस हैं। इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं के आधार पर एनिमल को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गए? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है। यहां देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मींस पहले एटम लेवल पर है, एटम से मोलिकुलर। एटम लेवल का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनिमल्स की बायोलॉजी की बात करें। मोलिकुलर लेवल पर मतलब मोलिक्यूल्स हो गए, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी आपको कह सकते हैं कि प्रोटीन्स, है ना, ये हो गया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इसमें आ गए लिपिड, है ना, ये चीज हो रहे हैं। ऑर्गेनल्स, इनसे ऑर्गेनल बना, ऑर्गेनल से सेल्स बना, सेल से टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो एटम लेवल से स्टार्ट होता है और ऑर्गेनिज्म लेवल पर जाकर खत्म हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल के हैं, कुछ में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो कुछ में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इस बात पर डिपेंड किया कि वो जो ऑर्गेनिज्म हुआ है इवोल्व किस स्टेज में हुआ है, कितना दिन पहले, कितना पहले आया है, उनका लेवल क्या है। क्या कहता है? Now all members of Animalia means animal, heterotrophs। एनिमल का मतलब ही हो गया हेट्रोट्रॉप्स, सिंपल जानिए। क्योंकि बायोलॉजी में जो क्लासिफाई कर रहे हैं, 2 क्लासिफिकेशन की बात होती है, प्लांट और एनिमल। प्लांट हो गए ऑटोट्रॉफ, एनिमल हेट्रोट्रॉफ। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, although all members of Animalia are multicellular. Multicellular means body made up of more than one cell, एक से अधिक सेल का बना है।
all of them do not exhibit same pattern of organization of cells। तो कह रहा है क्या कि एनिमेलिया के लगभग सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन फिर भी इनमें सारे में सब में सेम पैटर्न ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, यानी सब में एक ही तरह का सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पंज सेल्स आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट। स्पंज में देखिए कि जो सेल्स हैं वो लूज सेल एग्रीगेट के रूप में रहता है, मीन्स दो सेल के बीच स्पेस है, पोर्स है, स्पाइरकल्स है, स्पाइक्यूल्स है, तो इनमें क्या है, एग्रीगेट, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कहता है स्पंज, यहां ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पंज क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी स्पंज में जो सेल हैं वो लूज सेल एग्रीगेट के रूप में अरेंज्ड है, यानी इसमें लूज सेल के रूप में और उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, कह रहा है क्या कि इनमें से कुछ जो डिवीजन होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स हो गया कि अलग अलग सेल ग्रुप या अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इसी में देखिए कुछ है, जैसे सेंट्रल कैविटी हो गया, स्पॉन्जियोकोल है डाइजेशन के लिए, ओक्यूलम है ना, तो इनमें मतलब कुछ जो सेल्स हैं वो फूड को इनटेक या एक्सिट करने के लिए, निकालने के लिए यूज करते हैं, तो कुछ है टेंटेकल्स हैं, उनको फीलिंग करने के लिए करते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस है, मेसोग्लिया, तो यानी इनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स, अलग अलग टिश्यू या अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करता है। कुछ सेल्स डाइजेशन करता है, कुछ सेल ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, कुछ सेल्स आपको कह सकते हैं एक्सक्रिएशन में इन्वॉल्व है। आगे क्या कहता है, तो कहता है क्या, स्पंज में कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इन सेलेंट्रेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। Here, cells performing same functions are arranged into tissue, that is it is tissue level of organization। तो यहाँ कह रहा है क्या कि जो स्पंजेज हैं, स्पंज जहाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वहीं पर सीलेंट्रेट्स जो है, सीलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म हैविंग सेम फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन करने वाले सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टिश्यू कहलाता है। तो सीलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminths। platyhelminths में organ level of organization है। तो अभी यहाँ आपको ध्यान रखना है, स्पंज क्या है, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जबकि हायर फाइला में टिश्यू एक साथ ग्रुप होकर ऑर्गन बनाता है और वो हर ऑर्गन अलग अलग पार्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसमें आपको दिख रहा है क्या कि फूड और वेस्ट सेम लेवल से ऑर्गेनाइज हो रहा है, आईपीस है ना। ये हम बात कर रहे थे किसकी, स्पंजिज की बात कर रहे हैं, अच्छा इन एनिमल्स, अब कर रहा है इन एनिमल्स
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किस लेवल का है बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी क्या समझे हम लोग? स्पंजेज क्या थे? सेल लेवल। स्पंजेज क्या था? सेल लेवल। सिलिंट्रेटा टिश्यू लेवल, सिलिंट्रेटा टिश्यू लेवल, जबकि प्लेटीहेल्मिस ऑर्गन लेवल। ठीक है, प्लेटीहेल्मिस ऑर्गन लेवल। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सब के सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना, इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्पंज सेल लेवल है, सिलिंट्रेट टिश्यू लेवल है, और सिलिंट्रेट टिश्यू लेवल है, और प्लेटीहेल्मिस ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल है। बाकी इन तीनों को छोड़कर सब ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग है, ये आपका प्लेटीहेल्मिन्स है। तो प्लेटीहेल्मिन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख रहे हैं सिंगल ओपनिंग है, इसी से ये फूड इनटेक लेता है और इसी से अपना वेस्ट भी एक्सक्रीट करता है। ये है ना गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से सिंगल ओपनिंग देखने को मिलता है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनमें सिंगल ओपनिंग देखने के लिए मिलता है, दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस, है ना, माउथ और एनस, माउथ के रूप में भी और एनस के रूप में। माउथ मतलब फूड इनटेक भी इसी से और वेस्ट इसी से निकल रहा है। तो प्लेटीहेल्मिन्स में सिंगल ओपनिंग होता है, और वह ओपनिंग जो है दोनों रूप में वर्क करता है, माउथ के रूप में भी वर्क करता है, एनस के रूप में भी वर्क करता है। मीन्स फूड भी इसी से इनटेक होता है और वेस्ट भी इसी से एक्सक्रीट होता है, वेस्ट एक्सक्रीट। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में दोनों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इनका ऑर्गन सिस्टम से डिवाइड होता है। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्स में, प्लेटीहेल्मिन्स क्या है बेटा? हेल्मिन्स इनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं रहता है। इनमें एक ही ओपनिंग होता है, और वह ओपनिंग क्या है? वह ओपनिंग क्या है? माउथ और एनस दोनों के रूप में काम करता है। इसीलिए ये क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे कारण क्या है? कि सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों के रूप में वर्क करता है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स। कंप्लीट में डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होता है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, फूड इनटेक अलग से करेगा, एक्सक्रीट अलग से करेगा। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप में क्या होता है? ब्लड हार्ट में तो आता है, लेकिन ये हार्ट से टिश्यू में डायरेक्टली चला जाता है, नहीं है ना। ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट, हार्ट से निकलता है और टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ। जबकि क्लोज में ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स इन वेरिंग डायमीटर, दैट इज इसमें आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है ना।
आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स है, तो अलग अलग सीरीज ऑफ वेसल्स होता है। अगर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सर्कुलेटरी सिस्टम में काफी सारे वेसल्स हों तो वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जबकि यदि वेसल्स नहीं हो अलग अलग, वो डायरेक्ट हार्ट में जाता है और हार्ट से निकल जाता है, पंप आउट कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट राइट सिमेट्री। जैसे आप हमारे बॉडी का लेफ्ट राइट सिमेट्री है। अगर बॉडी को यहां से बिल्कुल 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 इस हिस्से से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, यहां से बिल्कुल यहां से, तो आप इसको अगर देखिएगा, सिमेट्री समझना है तो देखिएगा, आप क्या देख रहे हैं? दो आइज हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना? दो ईयर राइट, दो ईयर राइट लेफ्ट, आइज राइट लेफ्ट, नोस्ट्रिल दो राइट लेफ्ट, माउथ भी देखिए यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट, यहां से अगर डिवाइड कीजिएगा तो राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन दोनों बिल्कुल सेम जैसा दिखता है। पेयर में होता है जो एक मतलब हाफ पेयर, वन सेट लेफ्ट में होगा तो वन सेट राइट में होगा। आगे बढ़िए, यहां से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। आगे आइए, आगे आइए, हार्ट लगभग बिल्कुल बीच में है तो उसका लेफ्ट राइट से मतलब नहीं, सिंगल है। लंग्स लेफ्ट राइट अलग अलग, लंग्स का भी सिचुएशन देखिए। और नीचे आइए, अगर स्टमक का भी देखिए तो यहां से बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। और नीचे आइए, किडनी दो हो गया, लेफ्ट राइट। तो हम देख रहे हैं सिमेट्री का मतलब कि या तो ऑर्गन पेयर में है और एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, या फिर अगर वो कोई ऑर्गन सिंगल है तो बीच में इस तरह से सिचुएटेड है कि वहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल। तो कह रहा है कि सिमेट्री के आधार पर इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। एक हो गया असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वह ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एनी प्लेन passes through the center does not divide them into equal halves। यदि ऑर्गेनिज्म को कोई भी एक ऐसा सिमेट्रिक लाइन जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता है तो इसका मतलब वो असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है मीन्स उस बॉडी के ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनल्स हैं इस तरह से डिवाइडेड हैं कि आप उनको टू हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। असिमेट्रिकल whereas any plane passing through the central axis of the body divide organism to two identical half, it is called radial symmetry। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया कि अगर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दीजिए, रेडियल सिमेट्री। एक लाइन खींचिए, जैसा हमारे बॉडी में रेडियल सिमेट्री है, यहां से एक लाइन खींचिए नोज के पास से होता हुआ बिल्कुल नीचे लाइए, बिल्कुल दो टांग है, दो हाथ है, तो ये हो गया इस टाइप का सिमेट्री। क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री। दो हाफ में अगर डिवाइड हो रहा है तो। सिलिंट्रेट, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इनमें रेडियल सिमेट्री होता है। इसमें सिलिंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, सिलिंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, क्या क्या बेटा? सिलिंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। कौन सा? सिलिंट्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। जबकि एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन वन प्लेन, है ना? इन वन प्लेन। तो ये हो गया कौन सा सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री।
एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इनमें देखिए कई प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो रेडियल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री हम लोगों को बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, उस ऑर्गेनिज्म के एक प्लेन के अलोंग डिवाइड करना, एक प्लेन के अलोंग डिवाइड करना। रेडियल सिमेट्री, जैसे रेडियल समझिए रेडियस से बना है, रेडियल रेडियस से बना है। अब इसको डायमीटर ले लीजिए, तो आप कहीं से भी कीजिएगा ये भी 2 इक्वल पार्ट हो जाएगा। अगर ये डायमीटर ये कीजिएगा तो भी ये इक्वल पार्ट हो गया, अगर डायमीटर ये आ रहा है तो भी 2 इक्वल पार्ट है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे है ना, इस प्लेन में भी डिवाइड हो रहा है, इस प्लेन में भी डिवाइड हो रहा है, अलग अलग प्लेन में हो रहा है, तो ये रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। जबकि बाइलेटरल में देखिए यहां से डॉर्सल साइड इंटीरियर एंड है, तो ये एक प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया कौन सा, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। समझ में आ रहा, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसमें कह रहा है आगे कि एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर है, यहाँ डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 लेयर है। एक हो गया एक्टोडर्म बाहर का और अंदर का इंडोडर्म है, बाहर का और भीतर का, बाहर का एक्टोडर्म और इंडोडर्म। देखिए इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, तो अगर 2 लेयर है ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, इम्ब्रियो से पता चलता है कि 2 एम्ब्रियोनिक लेयर है, तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। जबकि यदि एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया का लेयर आ जाता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया का लेयर आ जाता है, तो वो हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर कितने लेयर का बना है, जर्म सेल कितने लेयर का बना है, जर्म सेल कितने लेयर का बना है, इस आधार पर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक यदि जर्म सेल 2 लेयर का है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म का, तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। और यदि जर्म लेयर में तीसरा लेयर मेसोग्लिया आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। थर्ड जर्म मेसोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा तक, यानी इसमें जो सिलिंट्रेट्स हैं, सिलिंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट तक के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ भी देखिए आपका कोलम, ये कोलम है, कोलम में देखिए क्या क्या कौन कौन सा लेयर है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म है। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें हम बात करेंगे, कोलम की बात करते हैं, तो पहले समझते हैं कि कोलम क्या होता है। तो कह रहा है कि यदि कोलम का मतलब होता है, कोलम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच कैविटी है, खाली जगह है, तो इसी खाली जगह को हम लोग कहेंगे कोलम। अगर ऑर्गेनिज्म में कोलम है तो वो कोलमेट कहलाएगा, और यदि कोलम नहीं पाया जाता है, कोलम एब्सेंट है, तो वो अकोलमेट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि यदि ऑर्गेनिज्म है कैविटी, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल, समझिए बॉडी वॉल और गट वॉल, ये हो गया बॉडी वॉल, ये है बॉडी वॉल और ये है गट वॉल। तो बॉडी वॉल और गट वॉल है ना, ये हो गया बॉडी वॉल और ये है गट वॉल। तो कह रहा है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच
क्या एम्प्टी स्पेस है? क्या एम्प्टी स्पेस है? क्या कैविटी है? अगर है, बॉडी कैविटी है, तो वो कहलाएगा कोलमेट। यानी कह रहा है बॉडी कैविटी विच लैंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से घिरा हुआ, मेसोडर्म से घिरा हुआ बॉडी कैविटी, मेसोडर्म से घिरा हुआ, ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म से घिरा हुआ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या कहलाता है बेटा? कोलम कहलाता है, कोलम, कोलम। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कोलम। एनिमल पॉसेसेस कोलम, जिनमें कोलम पाया जाएगा, जिनके बॉडी में बॉडी कैविटी पाया जाएगा, क्या कहलाएगा? वो कोलमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलमेट कहलाएगा। जिनमें बॉडी कैविटी पाया जाएगा, ये बॉडी कैविटी है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी पाया जाता है, बॉडी कैविटी पाया जाता है, ये क्या कहलाता है? कोलमेट कहलाएगा। और यदि बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगा तो वो अकोलमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकोलमेट। अकोलमेट यदि बॉडी कैविटी एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तो वो अकोलमेट। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ अकोलमेट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ अकोलमेट होता है, जबकि एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब कोलमेट है। तो कोलमेट कौन कौन से हो गए? कोलमेट्स, कोलमेट्स के एग्जांपल में क्या क्या गया बेटा? पहले एनेलिड्स, एनेलिड्स, फिर मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट। ये सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? कोलमेट्स हैं। यानी सबके बॉडी में बॉडी कैविटी या कोलम पाया जाता है, बॉडी कैविटी या कोलम पाया जाता है, कोलम पाया जाता है। तो अगर कोलम प्रेजेंट है, यदि कोलम प्रेजेंट है तो वो कोलमेट हो गया। जबकि अगर कह रहा है कि मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, अगर एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच कोलम कैविटी के रूप में हो, कंप्लीट नहीं हो, छोटे छोटे पैचेज के रूप में हो, तो वो स्यूडोकोलमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्यूडोकोलमेट कहलाएगा। यहां देखिए स्यूडोकोलमेट कहलाएगा। ये स्यूडोकोलमेट का एग्जांपल है। स्यूडोकोलमेट देखिए, देखिए यहां पर ये है, ये कॉलम देखिए, ये तो अब डिपेंड कर रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो कोलम है, कैविटी है, एम्प्टी स्पेस है, वो कैसा है? पैचेज के रूप में है तो वो स्यूडोकोलमेट। यदि उनके बीच है कंटिन्यूअस है तो वो कोलमेट। तो स्यूडोकोलमेट किस में पाया जाएगा? स्यूडोकोलमेट एस्केलमिन्स में, एस्केलमिन्स में स्यूडोकोलमेट पाया जाएगा। जबकि प्लेटीहेल्मिन्स में क्या है? प्लेटीहेल्मिन्स क्या है? अकोलमेट है। इनमें बॉडी कैविटी या कोलम नहीं पाया जाता है, बॉडी कैविटी या कोलम एब्सेंट है। यहाँ फिर एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ये कोलम प्रेजेंट है तो ये कोलमेट हो गया। इसमें देखिए स्यूडोकोलम्स हैं, छोटे छोटे पैचेज के रूप में हैं, ये स्यूडोकोलमेट हो गया। जबकि इनमें कोलम एब्सेंट हैं, अकोलमेट हो गया। तो बेस्ड ऑन कि उनमें कोलम है या नहीं है, कोलम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये तीन तरह के हो सकते हैं, कोलमेट, स्यूडोकोलमेट और अकोलमेट। कोलमेट, स्यूडोकोलमेट और अकोलमेट। इस तरह से देखिए।
अब बात होती है अगला क्लासिफिकेशन में। तो हम लोग क्लासिफिकेशन की 3 बेसिस की बात किए। हम लोग क्लासिफिकेशन की 3 बेसिस, पहला बेस क्या बात किए, ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो इसमें हम लोग कहे थे स्पंज सेल लेवल का है, सिलिंड्रेट टिश्यू लेवल का है, प्लेटीहेल्मिस ऑर्गन लेवल का है, और बाकी सब ऑर्गन सिस्टम का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम बात किए थे कि उनका बॉडी कैसा है, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो कौन सा सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है, दो तरह का, या तो असिमेट्रिकल हो सकता, मतलब उनके बॉडी को किसी प्लेन से आप दो एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, असिमेट्रिकल हो गया। लैटरल सिमेट्री, लैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री किसी एक प्लेन से उनके बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, बायलैटरल सिमेट्री। अगर उनके बॉडी कैविटी को एक से अधिक प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो वो हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री, उसके बाद हम बात किए कि उनमें कोलम, बॉडी कैविटी या कोलम है या नहीं सॉरी, उसके बाद हम लोग बात किए थे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की, यानी उनमें जो सेल का अरेंजमेंट कैसा है, 2 लेयर है या 3 लेयर है, मेसोग्लिया प्रेजेंट है या मेसोग्लिया एब्सेंट है। अगर मेसोग्लिया है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेसोग्लिया नहीं है तो डिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो इस आधार पर चौथा हमारा क्या था, सिमेट्री हो गया। सिमेट्री के बाद क्या, उसमें जर्मिनल लेयर की बात किए। चौथा कोलम के आधार पर, उनमें कोलम है या नहीं है तो कंटिन्यूअस है या फिर पैचेज के रूप में है। अगर कोलम है तो कोलमेट, जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये कोलमेट हमको देखने को मिला। जबकि अगर कोलम पैचेज के रूप में हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच जो कोलम है पैचेज के रूप में हो गया, स्यूडो कोलमेट कहलाएगा वो। जैसे एस्केलमिन्थ में स्यूडो कोलमेट है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थ हम देखे थे अकोलमेट था, कोलम प्रेजेंट नहीं है। अब बात करेंगे, इसके बाद आती है सेगमेंटेशन की। ऑर्गेनिज्म का बॉडी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक सेगमेंट प्रेजेंट है, ये सेगमेंट प्रेजेंट है। तो ये जो सेगमेंट होता है बेटा, इसी सेगमेंट को हम लोग सेगमेंटेशन कहेंगे। देखिए यहाँ ये एक अलग ये सेगमेंट हो गया, तो अगर उनका बॉडी सेगमेंट के रूप में हो गया तो वो हो गया सेगमेंटेशन। यहाँ भी देखिए सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट के रूप में अगर उनका बॉडी है ना, तो सेगमेंटेशन है। उस आधार पर यहाँ भी देखिए बॉडी के अलग अलग सेगमेंट्स हो गया। तो सेगमेंटेशन के आधार पर हम लोग अब बॉडी को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें कह रहा है बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, दैट इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। सेगमेंट का मतलब ही हो गया, सेगमेंट का मतलब ही हो गया कि किसी ऑर्गन के पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स के सेम रिपीटेशन, तो वो हो गया सेगमेंटेशन। जैसे अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म में एटलीस्ट रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। देखिए सेगमेंट है ना, टेल एंड पर है या हेड एंड पर माउथ है ना, सिलेटिरम है, तो यह है ना प्रोस्टोमियम, एनस, तो इनमें क्या होता है, सम रिपीटेड ऑर्गन देखने को मिलता है, रिपीटेड पार्ट देखने को मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन। अर्थवर्म में ये देखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसी फेनोमेना को कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गन,
रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गन। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अर्थवर्म का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अर्थवर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। किसकी बात करेंगे, नोटोकॉर्ड की। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तब तो वो हो गया कॉर्डेटर, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, नॉट कॉर्डेटर, नॉन कॉर्डेटर। देखिए नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ये हो गया कॉर्डेटर। नोटोकॉर्ड है ना, ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के बाद नर्व कॉर्ड आ गया, नर्व कॉर्ड के बाद आ गया फाइन रेस, है ना। तो ये नोटोकॉर्ड है या नहीं है, इस आधार पर भी हम लोग क्लासिफाई किए, इस आधार पर क्लासिफाई करेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तब तो वो हो गया कॉर्डेट, और यदि किसी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो हो गया नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। जैसे अगर इसकी बात करते हैं अर्थवर्म, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट है, जबकि नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डेट्स हो गया। अभी देखिए इसमें कोई बैकबोन नहीं है, जैसे फ्रेश वाटर स्पंज है, सी एनोमेन है, अर्थवर्म आ रहा है, सेंट्रीपेड आ रहा है, फिर ड्यूगेसिया यानी प्लेनेरिया है, सी अर्चिन, सी गूजबरी, फिर ये आपको स्नेल दिख रहा है, क्रॉन फिश, फ्लाई, क्रैब स्पाइडर, इन सबों में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, अब्सेंट है। अब अगर इनमें बैकबोन या नोटोकॉर्ड, बैकबोन या नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो हो गया नॉन कॉर्डेट। क्या हो गया बेटा, नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है, ऑर्गेनिज्म का जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस स्टेज में इनमें मेसोडर्म में रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है डॉर्सल साइड से, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है डॉर्सल साइड से। तो अगर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो वो तो कॉर्डेट कहलाएगा, और अगर नहीं बनता है तो वो नॉन कॉर्डेट कहलाएगा। एनिमल विद नोटोकॉर्ड कॉर्डेट कहलाएगा, और एनिमल विद डू नॉट फॉर्म नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटा कहलाएगा। पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक का ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, नॉन कॉर्डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन कॉर्डेटा कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए आगे है ना। अब हम ये तो सिंपल हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किए कि हम जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने जा रहे हैं एनिमल्स को खासकर, उनमें क्लासिफिकेशन का क्या बेस है, क्या ग्राउंड है। प्लांट के क्लासिफिकेशन का अलग बेस होगा, एनिमल के क्लासिफिकेशन का अलग ग्राउंड होगा, और ये जो बेसिस इसी आधार पर हम उनको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे एनिमल किंगडम की अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। जैसे आपको सामने स्लाइड में पोरीफेरा दिख रहा है, ये क्या है, पोरीफेरा दिख रहा है। पोरीफेरा इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमें पोरीफेरा के बारे में, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कैन यू इमेजिन कि एनिमल्स कैन हैव सच अमेजिंग ब्यूटीफुल कलर्स एंड स्ट्रक्चर। को देखकर लगता ही नहीं है, ऐसे देखने में तो लगता है कि कोई प्लांट है, नहीं
देखिए तो अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर ओशियन में अगर ये कहीं स्टैटिक अगर दिख ले तो आप पहचानिएगा ही नहीं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बट एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, पोरीफेरा है। क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम की बात करेंगे। क्या कहता है, क्या कहता है, पोरीफेरा फाइलम को हम लोग स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा इज कॉमनली नोन एज स्पंजेज। जनरली मेरीन होता है और इनका बॉडी असिमेट्रिकल होता है। बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। पहला पॉइंट, पहला पोरीफेरा के बारे में, पोरीफेरा आर मोस्टली जनरली मेरीन एनिमल। मेरीन ही होता है। मेरीन का मतलब खारे पानी में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ये नदी तालाब झील में नहीं पाया जाएगा। मेरीन होता है, असिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल का मतलब अभी हम लोग समझे थे कि असिमेट्रिकल का मतलब क्या हम लोग समझे थे बेटा, कि उनके बॉडी को किसी भी प्लेन से हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। असिमेट्रिकल जैसे ना रेडियल सिमेट्रिकल, किसी भी रेडियस से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना। जबकि इनका बॉडी पोरीफेरा, है ना, इनका बॉडी क्या होता है बेटा, असिमेट्रिकल होता है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां से भर भर कर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है और इन्हें बड़े ही आराम से समझिएगा, ध्यान में रखिएगा, हर कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखिएगा। जैसे पोरीफेरा की अगर बात करते हैं, पोरीफेरा की बात करते हैं तो पोरीफेरंस आर मैरीन। पहला तो ये क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। मैरीन मतलब सैलाइन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। ये या तो ओशियन में देखने को मिलेगा और या सी में देखने को मिलेगा या सॉल्ट लेक्स में भी देखने को मिल सकता है। खारे पानी के झीलों में देखने को मिल सकता है। दूसरा कहते हैं कि इनका बॉडी असिमेट्रिक होता है। इनका बॉडी असिमेट्रिकल होता है, मतलब किसी भी प्लेन से इनके बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, असिमेट्रिकल होता है। फिर क्या कहता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लूज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर इंटर्स थ्रू ओस्टिया। ओस्टिया क्या होता है, ओस्टिया क्या है, मिनट पोर्स। ये ऑस्टिया आप देखिए, ये ऑस्टियम है, ये ऑस्टिया है। मिनट पोर उनके बॉडी पर देखने को मिलता है। ये जो पोर्स हैं, ये ऑस्टिया, ये जो पोर्स है इनके थ्रू वाटर इंटर करता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जियोकोल। इसको देखिए, ये स्पॉन्जियोकोल है। तो ओस्टियम से वाटर स्पंजियोकोल में इंटर करता है, स्पंजियोकोल में इंटर करता है। तो पहले कहता है कि ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्टिया क्या होता है, पोर्स थ्रू विच वाटर इंटर्स टू द बॉडी ऑफ पोरीफेरंस। तो वहां से स्पंजियोकोल में आता है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट टू द ओक्यूलम। यानी वाटर जो है ओस्टियम से इंटर किया, स्पंजियोकोल में आया और फिर ओस्टियोकोलम से होता हुआ ये बाहर निकल गया। स्पंजियोकोल से है ना, ओक्यूलम से बाहर निकल गया। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन। अब देखिए क्या हो रहा है, एक बार फिर से समझिए इसको, एक बार फिर समझिए। ये ओस्कुलम है, ये ओस्कुलम है, ओस्कुलम से यहाँ से वाटर इंटर किया, ओस्टियम से इंटर कर रहा है ना,
ऑस्क्यूलम नहीं, सॉरी, ये ओस्टिया से, ओस्टियम से वाटर इंटर किया, यहाँ से क्या आया, ऑस्क्यूलम में आया। ऑस्क्यूलम से आने के बाद निकला कैसे, ऑस्क्यूलम से, सॉरी, ऑस्क्यूलम से निकला, ऑस्टियम से इंटर किया और ऑस्क्यूलम से निकला, ऑस्टियम से इंटर किया, ऑस्क्यूलम से बाहर निकला। अब जब इनमें जो वाटर है क्या कर रहा है, एक बार फिर समझिए इसको, थोड़ा सा इस डायग्राम को बढ़िया समझते हैं हम लोग। जब वाटर ओस्टियम से इंटर करेगा और ऑस्क्यूलम से निकलेगा, कहां से, ओस्टियम से इंटर किया, ऑस्क्यूलम से निकला, इस बीच में जो फूड पार्टिकल्स हैं इनके बॉडी में, स्पंजियोकोल में, सेंट्रल कैविटी में कलेक्ट हो गया। इससे ये फूड गैदरिंग करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करेंगे और वेस्ट को भी रिमूव करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो पोरीफेरन है, पोरीफेरन में ओस्टियम से वाटर लैडन विद फूड इंटर करेगा, वहां से ये स्पंजियोकोल में आएगा और वहां फूड गैदरिंग, फूड का डाइजेशन होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर निकाल देगा। कहता कोनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पंजियोकोल एंड द कैनाल, है ना। कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ये देखिए कोनोसाइट्स है ना और कॉलर सेल, तो कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स ये क्या होता है, स्पंजियोकोल में रहता है। इनका जो डाइजेशन है इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, इंटरसेलुलर दो सेल्स के बीच में, एक वर्ड को पकड़िएगा, इनका जो डाइजेशन जो होता है, इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है, सेल के ही भीतर होता है, सेल के बाहर डाइजेशन नहीं होता है। कहां से, ओस्टियम से वाटर इंटर आया, वहां से जो कुछ भी सब्सटेंस लिया, फूड मटेरियल लिया, वो सारा का सारा वहां से सेल के अंदर गया और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो इनमें डाइजेशन क्या होता है बेटा, इंट्रासेलुलर होता है, ना कि इंटरसेलुलर होता है। डाइजेशन एक ही सेल के भीतर होता है। साथ ही साथ इनका बॉडी, इनका जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन क्या कहलाता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हेम्फ्रोडाइट्स होते हैं। हेम्फ्रोडाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेल सेक्स पार्ट और फीमेल सेक्स पार्ट सेपरेट नहीं होते हैं। आप उनको मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड नहीं कर सकते, हेम्फ्रोडाइट्स होते हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में मेल ओवम भी बनता है, स्पर्म भी बनता है, यानी एक ही इंडिविजुअल में कुछ पार्ट मेल ऑर्गन की तरह, सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा, कुछ फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, हेम्फ्रोडाइट्स कहते हैं। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन या तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन आपको पता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, जितने भाग में टूटेगा उतना नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से भी होता है और गैमेट फॉर्मेशन से भी होता है। फ्रैगमेंटेशन से भी होता है और गैमेट फॉर्मेशन से भी होता है। बट
इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, इंटरनल होगा, और ये लार्वा स्टेज में डेवलप होगा, और लार्वा स्टेज को हम लोग कर देंगे स्पॉन्जिला, जो जो एडल्ट स्पंज से अलग होगा, है ना। स्पॉन्जिला बनेगा, वो स्पॉन्जिला एडल्ट स्पॉन्ज से अलग है। देखिए ये स्पॉन्जिला है, ये स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला क्या हो गया, क्या हो गया, बेबी स्पंज, है ना, पोरीफेरम का। और ये क्या है, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन, इसका एग्जांपल है साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, नाम याद रखिएगा। फ्रेश वाटर स्पंज क्या हो गया, स्पॉन्जिला। बाथ स्पंज क्या हो गया, यू स्पॉन्जिया। और साइकॉन, स्काइफा, ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे स्टार्ट करेंगे, सिलिंट्रेटा से स्टार्ट करेंगे, और फिर तब हम आगे बात करेंगे। सेकंड पार्ट में प्रयास तो नहीं होगा, 3 पार्ट में इसको हम खत्म करेंगे, और फिर हम आगे ये भी प्रयास करेंगे कि इनमें नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वही बताएंगे। ये अभी जो मेरा जो चल रहा है ये आपको बेसिक का ही पार्ट है, ठीक है। तो इनमें हम आपको फिर बताएंगे नीट में क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।